तो चलिए आज बात करते हैं ऑपरेशन हॉर्नेट की। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसने चुपचाप एक जानलेवा जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। कहानी की शुरुआत होती है लाहौर की एक सुबह से। साल था 1987, जून का महीना। एक आदमी सुबह की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। तभी दो लोग उसके पास आते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में, और वो बस एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो उसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। और जैसे ही वो हाँ में सिर हिलाता है, एक के बाद एक 9 गोलियों की आवाज गूंज उठती है। टारगेट था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव, और उसे मारने वाले वो थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एलीट गनमैन। ये था ऑपरेशन हॉर्नेट का आखिरी पड़ाव। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस अंजाम तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 4 साल पीछे, जब इस पूरे मिशन की नींव रखी जा रही थी और एक नए खतरे की पहली आहट सुनाई दी थी। तो देखिए, इसकी जड़ें थीं लंदन में। वहां क्लेक ली नाम के एक एसेट ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट से एक ऐसे टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसे ये 4 लोग चला रहे थे, और ये नेटवर्क खालिस्तानी उग्रवादियों को सीधा पाकिस्तान की ISI से जोड़ रहा था। और ये कनेक्शन मतलब बहुत ही साफ और जानलेवा था। जब भी इन लोगों की मीटिंग होती, उसके ठीक बाद पंजाब में एक नया आतंकी हमला हो जाता। इसी पैटर्न ने रॉ एजेंट संजीव जिंदल का ध्यान खींचा, और उन्हें लगा कि दिल्ली हेडक्वार्टर को अब एक्शन लेना ही होगा। तो हुआ ये कि दिसंबर 1984 में सरकार बदली और जिंदल को दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और साफ साफ कहा, सर, हमें किसी भी कीमत पर BN संधू को पकड़ना ही होगा। खुद ISI चीफ उसे सुपरवाइज कर रहा है। और बस सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज से मिशन को हरी झंडी मिल गई। और यहीं से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ ऑपरेशन हॉर्नेट। इसका मकसद एक ही था, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब देखिए, मिशन को मंजूरी तो मिल गई, पर इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक घोस्ट नेटवर्क की जरूरत थी। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कई देशों में फैला हो, जिसमें वफादार, काबिल और हाँ, कभी-कभी मजबूरी में शामिल हुए लोग भी थे। तो स्ट्रैटेजी को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला स्टेप, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, जिसके लिए एजेंट मोहन और एसिड क्लार्क ली को लगाया गया। और दूसरा स्टेप था कोवर्ट ऑपरेशंस, मतलब खामोशी से काम को अंजाम देना, जिसकी निगरानी खुद एजेंट संजीव जिंदल कर रहे थे। वैसे जिंदल के लिए कोई नई बात नहीं थी, उनके पास इसका अनुभव था। करीब 2 साल पहले 1983 में वियना में उन्होंने एक आतंकी फाइनेंसर को ठिकाने लगाने के लिए एक ऑफ द बुक्स ऑपरेशन किया था, और इसमें उन्होंने सोफी नाम की एक हाई ट्रेंड एसेट का इस्तेमाल किया था। तो वो एक्सपीरियंस अब काम आने वाला था। तो दोनों के बीच का इतिहास थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जिंदल ने सोफी को फिर से एक्टिवेट किया। सोफी ने तो यहाँ तक कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। खैर, उसे एक काम दिया गया, कैलिफोर्निया में नेटवर्क के फाइनेंसर से जुड़ी एक अहम कड़ी, हरप्रीत आहूजा का पता लगाना। और इस ऑपरेशन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉ ने नेटवर्क को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा। उन्होंने नेटवर्क के ही लोगों को अपना मुखबिर बना लिया, जैसे कि अब्दुल खान का माली तारिक सिद्दीकी, या फिर ऑपरेटिव हरबख्श सिंह का चचेरा भाई अमरजीत सिंह। किसी को पैसे का लालच दिया, किसी को शरण का, तो किसी को देशभक्ति के नाम पर तोड़ा गया। मतलब हर तरीका आजमाया गया। तो जैसे ही इंटेलिजेंस का ये जाल बिछ गया, ऑपरेशन का अगला फेज शुरू हुआ। अब बारी थी एक एक करके शतरंज की बिसात से मोहरों को हटाने की। और ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। ये ऑपरेशन बहुत ही धैर्य के साथ कई सालों तक चला। आप देखिए, अगस्त 85 में पहला टारगेट, फिर मार्च 86 में दूसरा, नवंबर 86 में तीसरा, और आखिर में जून 87 में चौथा। एक एक करके सबको रास्ते से हटाया गया। सबसे पहला नंबर लगा हरबख्श सिंह का। उसे इस्लामाबाद के पास एक हाईवे पर एक प्लैंड कार एक्सीडेंट में मार दिया गया, और दुनिया को लगा कि ये बस एक दुखद हादसा था। कितना क्लीन ऑपरेशन था। अगला नंबर था फाइनेंसर अवतार सेठी का।
कैलिफोर्निया में उसके सामने इतने पक्के सबूत रखे गए कि वो टूट गया, और फिर तो वो खुफिया जानकारी की सोने की खान साबित हुआ। सेठी से मिली जानकारी के आधार पर भारत के अंदर बैठे 27 में से 18 ऑपरेटिव्स को चुपचाप साफ कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सेठी से मिली खुफिया जानकारी, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थीं, ब्रिटिश सरकार को सौंपी गईं। नतीजा, आईएसआई के कई एजेंट्स को लंदन से निकाला गया और जो मुख्य ऑपरेटिव था बीएन संधू, वो भी पकड़ा गया। मतलब आईएसआई का पूरा लंदन स्टेशन ही बेकार हो गया। तो अब तक क्या हुआ? एक एक करके सारे मोहरे गिर चुके थे, पूरा नेटवर्क लगभग तबाह हो चुका था। अब शतरंज की इस बाजी में सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था, इस खेल का मास्टरमाइंड अब्दुल खान। खान को लगा कि वो तो मेन टारगेट है ही नहीं। इसी भरोसे में वो अपने होम टाउन लाहौर चला गया। उसे लगा कि अपनी जमीन पर वो बिल्कुल सेफ है, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। और इसी गलती ने हमें कहानी की शुरुआत में जून 1987 की उस सुबह पर वापस ला दिया। तो आधिकारिक तौर पर क्या हुआ? लाहौर पुलिस ने केस को एक लोकल बिजनेस राइवलरी बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर्स को असली सच पता था। उन्हें पता था कि उनके किले में सेंध लग चुकी है और उनके टॉप ऑपरेटिव को उन्हीं के घर में घुसकर मारा गया है। ऑपरेशन हॉर्नेट काउंटर टेररिज्म का एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि एक्शन कैसे लिया जाता है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जटिल विरासत और एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि कोई देश अपनी सीमाओं के बाहर से आने वाले खतरों से निपटने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है।